वेलकम टू क्रॉनिकल्स डीकोड। जब WHO किसी डिजीज को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो पूरा वर्ल्ड अलर्ट मोड में चला जाता है। अब इबोला को लेकर फिर से कंसर्न क्यों बढ़ रहा है? चिंता अचानक से इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम एक ऐसे आउटब्रेक का सामना कर रहे हैं जिसमें ना मृत्यु दर लगभग 26% है। बाप रे, 26%? जी, और सबसे डरावनी बात यह है कि इबोला के खिलाफ हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, मेरा मतलब है बनी बनाई वैक्सीन, वो इस खास स्ट्रेन के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हो रही है। अच्छा, तो मतलब हमारे पास कोई मेडिकल सुरक्षा कवच नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। हम बिना किसी ढाल के एक बहुत ही घातक वायरस का सामना कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। ये जानकारी वाकई बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जब भी इबोला का जिक्र होता है तो हमें लगता है कि जो कुछ साल पहले एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था ना, उसमें तो हमने वैक्सीन बना ली थी। हाँ, वो एक अलग स्ट्रेन था। वही तो मामला सुलझ गया था ऐसा लगा था। लेकिन जो नई रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, अगर हम उनके आंकड़े देखें तो स्थिति एकदम अलग है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे हम आमतौर पर DRC कहते हैं, और उसका पड़ोसी देश युगांडा, वहाँ ये बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, और इसका जो मुख्य केंद्र है, हाँ, पूर्वी इतुरी प्रांत बताया जा रहा है। और मैंने पढ़ा कि CDC अफ्रीका के जो एकदम ताज़ा आंकड़े आए ना, उनके मुताबिक इस हेमोरेजिक फीवर के 336 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 88 मौतें हो चुकी हैं। जी, 336 में से 88 मौतें होना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा अलार्म है। तो यही मेरा सवाल है, क्योंकि मतलब कोविड के टाइम पे तो हमने लाखों मामले देखे थे। अब दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, तो सिर्फ 300 मामलों पर ये इतना बड़ा बवाल क्यों? हाँ, ये सवाल लाजमी है। मतलब जैसे जंगल के छोटे से हिस्से में आग लगी हो और आप पूरे जंगल को अलर्ट कर दें। तो सिर्फ 88 मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न मतलब PHIC घोषित कर दिया। देखिए, इसे ओवर रिएक्शन समझना बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा? क्योंकि इसका कारण इस बीमारी की प्रकृति में ही छिपा है। अगर हम इसे सिर्फ एक आम बुखार समझ रहे हैं तो हम गलत हैं। रिपोर्ट्स में इसे साफ साफ हेमरेजिक फीवर कहा गया है। हेमोरेजिक फीवर, इसका मतलब क्या होता है शरीर के अंदर? सामान्य बुखार में तो क्या होता है कि आपका शरीर वायरस से लड़ रहा होता है तो तापमान बढ़ता है, लेकिन एबोला के इस रूप में ना वायरस सीधे आपके इम्यून सिस्टम को ही हाईजैक कर लेता है। हाईजैक कर लेता है? हाँ, मतलब ये वायरस सीधा खून की नलियों पर हमला करता है। खून की नलियों पर? मतलब शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में ना खून का थक्का जमने का एक सिस्टम होता है जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। हाँ, क्लॉटिंग सिस्टम। ये वायरस उस पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, तो शरीर के अंदर जगह जगह बेतरतीब ढंग से खून के थक्के जमने लगते हैं और फिर अचानक से प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं। ओहो। इसका नतीजा ये होता है कि खून की नलियां लीक करने लगती हैं, मतलब मरीज को अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है। अंदरूनी ब्लीडिंग, ये तो बहुत खौफनाक है। हाँ, और फिर ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। इसीलिए इसकी मृत्यु दर इतनी हाई है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ये इटूरी प्रांत से निकलकर युगांडा की सीमाओं तक पहुंच गए। मतलब अब ये एक इंटरनेशनल खतरा बन गया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है वो है वैक्सीन वाली बात। आपने कहा कि हमारे पास जो वैक्सीन है वो काम नहीं कर रही। जी, बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो क्या वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया है, जैसे हमने कोविड में देखा था? अधिकारी इसे एक रेयर स्ट्रेन कह रहे हैं, तो मेडिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा वैक्सीन के विज्ञान को बुनियादी स्तर पर देखना होगा। वैक्सीन ना बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह काम करती है। अच्छा। हमारे पास जो एबोला की वैक्सीन है, जो भारी मात्रा में मौजूद भी है, वो एबोला के ज़ैरे स्ट्रेन के लिए बनी है। ज़ैरे स्ट्रेन, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो वैक्सीन एक खास डिजाइन वाली चाबी है, लेकिन अभी कॉन्गो और युगांडा में जो फैल रहा है वो एबोला का सूडान स्ट्रेन है, जो कि काफी दुर्लभ है। ओह, तो मतलब इस नए वाले का ताले का डिजाइन ही अलग है। एकदम सही पकड़े। इसका जो बाहरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, वो पुरानी वैक्सीन वाली चाबी से बिल्कुल मैच नहीं खाता। तो फिर शरीर इसे पहचान ही नहीं पाएगा? बिल्कुल। आप पुरानी चाबी को कितनी भी बार घुमाने की कोशिश कर लें, शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस को नहीं पहचानेगा। लेकिन आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड है ना। हाँ। हमारे पास mRNA तकनीक है। हमने कोविड की वैक्सीन कुछ ही महीनों में बना ली थी। तो इस नए स्ट्रेन के लिए लैब में जाकर वैक्सीन को थोड़ा सा बदल लेना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। कोविड की बात अलग थी, वो ग्लोबल प्रायोरिटी बन गया था, तो दुनिया भर की सरकारों ने रातों रात अरबों डॉलर का फंड खोल दिया था। हाँ, वो तो है। इबोला के मामले में एक नई वैक्सीन बनाना, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल करना और
उसे अफ्रीका के उन दूर-दराज इलाकों में पहुंचाना, इसमें महीनों बल्कि सालों लग सकते हैं। सालों लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, जो इटूरी प्रांत है, वो कोई शांत जगह नहीं है। अच्छा, वहाँ कुछ विवाद चल रहा है क्या? वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। मतलब वहाँ हथियारबंद गुट सक्रिय हैं। तो ऐसी जगह पर मेडिकल ट्रायल करना तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बुरा सपना है। बाप रे, मतलब हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है और हम बिना किसी ढाल के एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो फिर जमीन पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं? बचाव का तरीका क्या है? जब वैक्सीन नहीं होती ना, तो पूरी मेडिकल कम्युनिटी को बिल्कुल बुनियादी और सख्त तरीकों पर लौटना पड़ता है। मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सुन के तो सीधे कोविड के दिन याद आ जाते हैं। हाँ, पर यहाँ हालात बहुत अलग हैं। वही ना, कोविड में तो हम स्मार्टफोन ऐप्स और डिजिटल ट्रैकिंग यूज कर रहे थे। कॉन्गो के जंगलों में ये सब कैसे काम करेगा? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड हवा में था, पर इबोला हवा से नहीं फैलता। अच्छा, हवा से नहीं फैलता? नहीं, ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे पसीने, खून या लार को सीधा छूने से फैलता है। मतलब बहुत ही क्लोज कांटेक्ट चाहिए। हाँ, और कॉन्गो के इटूरी प्रांत में ट्रेसिंग का मतलब है ऐसे इलाकों में जाना जहां न पक्की सड़कें हैं, न मोबाइल नेटवर्क है, और लोगों में पश्चिमी डॉक्टरों के प्रति अविश्वास भी है। तो फिर वो लोग उन मरीजों को जमीन पर ढूंढते कैसे हैं? ये बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिए किसी गांव में एक मरीज मिला, तो हेल्थ वर्कर्स को बिना डिजिटल मदद के सिर्फ लोगों से पूछ कर ये पता लगाना होता है कि पिछले 21 दिनों में किसने उसे छुआ, उसकी देखभाल की या उसके कपड़े धोए। मतलब सब कुछ मैन्युअल तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, और फिर उन सभी लोगों को 21 दिन तक कड़ी निगरानी में रखना पड़ता है। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब आपके पास कोई भयानक बाढ़ रोकने के लिए रेत की बोरियां नहीं है, तो आप पानी की हर एक बूंद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शहर तक न पहुंचे। बहुत सही उपमा दी आपने। ये इंसान की क्षमता की चरम परीक्षा है। बहुत ही थका देने वाला और खतरनाक काम है, और यही कारण है कि WHO ने इसे PHEIC घोषित किया है। तो चले अब इस PHEIC घोषणा पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आम लोग ग्लोबल इमरजेंसी सुनते हैं तो पैनिक हो जाते हैं कि बस अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, ऐसा ही होता है अक्सर। तो असल में इसकी पावर क्या है? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या इसके पीछे कोई लीगल या आर्थिक ताकत भी होती है? देखिए, PHEIC कोई साधारण अलर्ट नहीं है। ये इंटरनेशनल हेल्थ कानून के तहत खींचा जाने वाला सबसे बड़ा अलार्म है। अच्छा, सबसे बड़ा अलार्म? इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र और जितने भी अमीर देश हैं, उन्हें तुरंत अपने इमरजेंसी फंड खोलने पड़ते हैं। ओहो, तो मतलब ये पैसों और संसाधनों का ताला खोलने की चाबी है। जी, क्योंकि कॉन्गो और युगांडा जैसे विकासशील देश अकेले तो इस बीमारी और इसके लॉजिस्टिक्स का खर्च उठा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, उनका अपना हेल्थ सिस्टम भी तो इतना मजबूत नहीं होगा। हाँ, तो PHEIC घोषित होते ही इंटरनेशनल मेडिकल टीम्स, PPE किट, मोबाइल लैबोरेटरीज और करोड़ों का फंड बिना किसी रुकावट के वहां पहुंचने लगता है। लेकिन मैंने रिपोर्ट्स में एक और चीज पढ़ी जिसमें मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया। WHO ने इसे इमरजेंसी तो कहा है, पर साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये कोविड जैसी महामारी या पैंडेमिक नहीं है। ये समझने बहुत जरूरी है कि हर इमरजेंसी महामारी नहीं होती। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या है? पैंडेमिक तब घोषित किया जाता है जब कोई बीमारी एक साथ कई महाद्वीपों में बेकाबू हो जाए। इबोला का फैलाव अभी बहुत सीमित है, और क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता, इसलिए इसके रातों रात पूरी दुनिया में फैलने के चांस बहुत कम है। तो मतलब चिंता की बात है, पर दुनिया भर में लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति नहीं। बिल्कुल, कोई ग्लोबल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन से मुझे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास याद आया जो हमारे सोर्सेज में प्रमुखता से दिया गया है। WHO ने अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एडवाइज्ड अगेंस्ट बॉर्डर क्लोजर। अब ये बात मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। मतलब एक तरफ एक रेयर वायरस है जिसकी वैक्सीन भी नहीं है और वो फैल भी रहा है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि बॉर्डर्स खुले रखो। ये तो ऐसा हुआ कि आपके पड़ोस की बिल्डिंग में आग लगी है और आप अपने घर के मेन दरवाजे खुले छोड़ दें कि आइए आग यहाँ भी आ जाए। बॉर्डर सील करना तो सबसे पहला कदम होना चाहिए ना? मैं समझ सकता हूँ कि ये पहली बार सुनने में बहुत बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा मेडिकल साइंस और ग्लोबल पॉलिसी की गहराई में जाएं, तो समझ आता है कि बॉर्डर बंद करना ना असल में आग में घी डालने जैसा काम करता है। आग में घी? वो कैसे? मैं तो यही सोच रही थी कि दरवाजे बंद करने से हम सेफ हो जाएंगे। देखिए, कागज पर बॉर्डर बंद करना आसान लगता है, लेकिन जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं ना, वहां बॉर्डर कोई कंक्रीट की बड़ी दीवार नहीं होते। अच्छा। वहां बॉर्डर घने जंगल, नदियां,
या ऐसे छोटे गांव हैं जो आधे इस देश में हैं और आधे उस देश में। ओहो, तो मतलब लोगों के परिवार और काम धंधा दोनों तरफ बटा हुआ है। जी बिल्कुल। अब अगर सरकार आधिकारिक चेक पोस्ट सील कर दें तो क्या लोगों का आना जाना रुक जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, लोग तो कैसे भी जाएंगे ही। बस जिन्हें बॉर्डर पार करना है वो लोग जंगल या नदी के रास्ते गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करेंगे। और अगर वो गैर कानूनी तरीके से गए तो वो सिस्टम की नजरों से गायब हो जाएंगे। एकदम सही पकड़े। आधिकारिक बॉर्डर खुले रहने से कम ये होता है कि वहाँ हेल्थ वर्कर्स की टीमें बैठी होती है। हाँ, वो चेकिंग कर सकते हैं। जी, वो बुखार नाप सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर बंद कर दिए तो बीमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। बाप रे, तब तो किसी को ट्रैक करना ही नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ऐसे में कोई एक संक्रमित इंसान भी छुपकर बॉर्डर पार कर गया तो दूसरे देश के किसी शहर में बिना चेकिंग के पहुंच जाएगा और नया आउटब्रेक शुरू कर देगा। ये नजरिया तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब बॉर्डर खुले रखना हमारी निगरानी का हिस्सा है। और इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है, बॉर्डर बंद करने से सिर्फ आम लोग नहीं रुकते, जरूरी मेडिकल सप्लाई, दवाइयां और डॉक्टरों की टीम की आवाजाही भी रुक जाती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो जिस देश में आउटब्रेक हुआ है वो पूरी तरह से कट जाएगा बाकी दुनिया से। बिल्कुल, वहां का हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए WHO हमेशा पैनिक से बचने और वैज्ञानिक रणनीति पर जोर देता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने वाकई बहुत सारी परतें खोली हैं। हमने समझा कि कैसे कॉन्गो और युगांडा में इबोला का ये नया आउटब्रेक भले ही सिर्फ कुछ 100 मामलों तक सीमित हो, लेकिन फिर भी गंभीर क्यों है। हाँ, क्योंकि ये सीधा क्लॉटिंग सिस्टम पर हमला करता है, जिससे इतनी ज्यादा मृत्यु दर होती है। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना कि ये एक रेयर सूडान स्ट्रेन है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन की ढाल नहीं है, और कैसे बिना वैक्सीन के हेल्थ वर्कर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे थका देने वाले तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब से निपटने के लिए ही WHO ने अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और सबसे अहम बात जो हमने समझी वो ये कि क्यों बॉर्डर बंद करना असल में खतरे को अंडरग्राउंड कर देना है। हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम चीज़ों को समझते हैं तो डर कम होता है। बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन मैं श्रोताओं के लिए एक और सोचने वाली बात छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। जब हम देखते हैं कि इस रेयर सूडान स्ट्रेन के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का अर्थशास्त्र बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अर्थशास्त्र? वो कैसे? एक नई वैक्सीन बनाने में फार्मा कंपनियों के अरबों डॉलर लगते हैं, और अक्सर ये कंपनियां अपना पैसा और समय केवल उन बीमारियों पर लगाती हैं जो अमीर पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। हाँ, जहाँ से उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो सवाल ये है कि क्या अफ्रीका के इन दूर दराज इलाकों में पनपने वाले ये छोटे रेयर स्ट्रेन्स हमेशा ऐसे ही नजरअंदाज किए जाते रहेंगे? क्या ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी तब तक इन वायरसों की वैक्सीन नहीं बनाएगी जब तक कि वो किसी बड़े वैश्विक शहर में तबाही मचाना शुरू ना कर दें? ये वाकई बहुत ही तीखा और बेचैन कर देने वाला सवाल है। क्या हमारी मेडिकल प्राथमिकताएं सिर्फ इंसान की जान बचाने के आधार पर तय होती हैं, या इस आधार पर कि उससे कितना मुनाफा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तय करेगा। तो इसी विचारणीय बिंदु के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही अहम विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक सही जानकारी जुटाते रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।